जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज श्रृंखला में हम दृष्टि का टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। इसका हम 75 क्वेश्चन पहले सॉल्व करवा चुके हैं। ये दूसरा भाग है इसका, तो इसमें 76 से 150 तक क्वेश्चन तक रहेंगे। चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अपने क्वेश्चन है, पारिस्थितिकीय अनुक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसी क्षेत्र में उपनिवेश, ठीक है, किसी क्षेत्र में उपनिवेश स्थापित करने वाले पहले पौधों को अग्रणी समुदाय कहा जाता है। अग्रणी समुदाय, ठीक है। और अनुक्रमण के अंतिम चरण को क्या कहा जाता है? चरम समुदाय कहा जाता है। तो ये दोनों बात सही है इसमें, और ए और सी दोनों सही है। जब कोई किसी क्षेत्र में जो है कोई जैसे देखिए जो है उपनिवेश स्थापित करते हैं, कोई दूसरे पौधे आ जाते हैं, नए पौधे आके या नई वनस्पति आके किसी क्षेत्र में जो है लगने लगती है, पुरानी वनस्पतियों को ख़त्म कर देती है, और फिर यह नई वनस्पतियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं, दूसरी नई वनस्पति आ जाती हैं। तो जब सबसे पहले नई वनस्पति आती है उसको क्या कहा जाता है? अग्रणी समुदाय, ठीक है। और जो सब लास्ट में ख़त्म होती जाती हैं, फिर दूसरी आती हैं, फिर ख़त्म हो जाती है, फिर दूसरी आती है, तो जो लास्ट में लास्ट में जो बचती है उसको क्या कहा जाता है? चरम समुदाय, ठीक है। तो इसीलिए इन वनस्पतियों को, क्योंकि दूसरी एक खत्म होती दूसरी आती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? उपनिवेश वनस्पति। कि मतलब एक वनस्पति के जगह पे दूसरी वनस्पति ने कब्जा कर लिया। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आर्द्र सदाबहार वन पश्चिमी घाट, निकोबार और अंडमान समूह में पाए जाते हैं। बेलांचली पौधों की जड़ें नरम ऊतक से बनी होती हैं ताकि पौधा जल में श्वास ले सके। देवदार के जंगल शिवालिक पहाड़ियों, पश्चिमी और मध्य हिमालय के खड़ी शुष्क ढलानों में पाए जाते हैं। चैंपियन और सेठ, ठीक है, ने भारतीय वनों को 9 प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, चैंपियन और सेठ ने भारतीय वनों को 9 प्रकार से वर्गीकृत नहीं किया है। कितने प्रकार से किया है? 16 प्रकार से किया है, ठीक है। और बाकी सब सही हैं आपके, तो यही सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय घास भूमि में चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारतीय घास भूमि एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ। तो ये स्थित है आपका झांसी में। कहाँ पे? झांसी में स्थित है। कब स्थित किया गया था? ये जो है 1962 में, 1962। इसको याद रखिए क्योंकि पूछ लेता है कभी कभी कब इसका स्थापित किया गया था। वे जीव जो जड़ वाले पौधों के तनों एवं पत्तियों अथवा नीचे की मृदा के ऊपर निकले पदार्थों से जुड़े रहते हैं कहलाते हैं नेस्टन, पेरीफाइटन, प्लवक या नेक्टन। तो क्या कहलाते हैं? पेरीफाइटन कहलाते हैं। ओके, ये अनासक्त जीव होते हैं जो वायु और जल के अंतरापृष्ठ पर रहते हैं। ओके, निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है? ज्वार नदमुख, रेगिस्तान, घास मैदान, पर्वत। ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वनस्पतियों का और जीवों का, तो क्या होता है? ज्वार नदमुख में, ठीक है। स्वच्छ गंगा निधि CGF के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछ रहा है। इसकी स्थापना भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अंतर्गत एक ट्रस्ट के रूप में की गई थी। इसका संचालन प्रधानमंत्री के अध्यक्षता वाली ट्रस्ट द्वारा बैंक खातों के माध्यम से किया जाता है। यह निवासी भारतीय, अनिवासी भारतीय NRI और PIO को गंगा नदी के संरक्षण में योगदान करने हेतु अनुमति देता है। यह योजना वित्त पोषण के मूल्यांकन के आधार पर बनाने के लिए विशिष्ट एवं मापन योग्य उद्देश्यों को परिभाषित करता है। तो इसमें क्या है कि A, C और B, A, C, B ये तीनों सही हैं। D वाला गलत है। क्यों? B वाला गलत है क्योंकि ये प्रधानमंत्री नहीं, वित्त मंत्री के संरक्षण में होता है। किसके? ये जो है ये वित्त मंत्री के सर्वेक्षण में देखा जाता है। तो इसीलिए क्या है, वित्त मंत्री की अध्यक्षता, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करता है, ठीक है, वित्त मंत्री। तो ये आपका गलत है। तो यहाँ पे सही है की जगह पे पूछा जाएगा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? तो B पार्ट सही नहीं है। और अगर सही है पूछा जाएगा तो A, C और D तीनों सही हैं। ओके, चलिए, फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्लाई ऐश के कण ऑक्साइड युक्त होते हैं। इनमें मुख्य रूप से सिलिका, एल्यूमिना, आयरन के ऑक्साइड, कैल्शियम होते हैं, ठीक है। इससे फसल की पैदावार कम हो जाती है और यह भूमि की
जल धारण क्षमता को भी कम कर देती है। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, एक न दो। तो इसमें से बताइए कि कौन सा सही है। तो देखिए, फ्लाई ऐश के बारे में पूछा है, तो क्या है कि फ्लाई ऐश के कण जो है ऑक्साइड युक्त होते हैं, ये सही है, और इसमें फसल पैदावार कम हो सकती है, तो ये आपका गलत है। तो इसमें केवल सही एक है। देखिए, फ्लाई ऐश होते क्या हैं, तो जो आप जहाँ पे जो ऊर्जा बनाने का कार्य होता है किसके द्वारा, कोयले के द्वारा होता है। तो जो बड़ी बड़ी चिमनियाँ लगी होती हैं उनसे धुआं जो निकलता है और धूल उड़ती है, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, फ्लाई ऐश। तो ऑक्साइड युक्त होते हैं। तो ये जब जो है धरती ये जो है उपयोग, इनका जो उपयोग किया जाता है वो बंजर भूमि को पुनर्ग्रहण के लिए, बंजर भूमि में जब हमें फिर से खेती करनी होती है तो बंजर भूमि को सही करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, ना कि ये अच्छी भूमि को ख़राब नहीं करते हैं, ख़राब भूमि को अच्छा कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें एक सही है और दूसरा गलत है। पैदावार ये बढ़ा देते हैं, पैदावार कम नहीं करते हैं। किस राज्य को विश्व की फाल्कन राजधानी के रूप में जाना जाता है, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, असम। ठीक है, तो इसमें किस राज्य को जो है जाना जाता है, तो इसमें क्या है, नागालैंड को विश्व की फाल्कन राजधानी क्यों कहा जाता है। जैसे एक आमूर फाल्कन होता है, आमूर फाल्कन एक पक्षी है, क्या नाम है, आमूर फाल्कन। तो ये पक्षी जो है जब अपना भ्रमण करने निकलता है, ठीक है, कहाँ से, मंगोलिया से दक्षिण अफ्रीका की तरफ जाता है, मंगोलिया से दक्षिण अफ्रीका की तरफ जाता है। तो ये अपना जो है अपना विश्राम करने के लिए नागालैंड में एक झील है, दोयांग झील। कौन सी झील, दोयांग झील है, यहाँ पे अपना बसेरा डालते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस नागालैंड को क्या कहा जाता है, इनकी राजधानी कहा जाता है फाल्कन पक्षियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म धातु रोग सही नहीं है। कौन सा युग्म और धातु रोग सही नहीं है। ठीक है, पारा से मिनीमाटा रोग होता है, सही है। कैडमियम से इटाई होता है, सही है। आर्सेनिक से ब्लैकफुट कह रहा है, और लेड से ब्लू बेबी। तो आर्सेनिक से ब्लैकफुट तो हो जाता है, लेकिन जो ब्लू बेबी है ये नाइट्रेट से होता है। किससे होता है, नाइट्रेट से होता है ब्लू बेबी। और लेड से क्या होता है, तो लेड से होता है एनीमिया। ठीक है, तो आपका कौन सा गलत हो जाएगा, डी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया क्षेत्र की कीटाणु रहित करने के लिए कवक का उपयोग करती है। फाइटो रेमेडिएशन, ठीक है, बायो रेमेडिएशन, बायो वेंटिंग और राइजो फिल्ट्रेशन। तो क्या होगा इसमें सही, इसमें होगा बी। ठीक है, जो बायो रेमेडिएशन है इसकी वजह से क्या होता है, इस प्रक्रिया द्वारा क्षेत्र में कीटाणु रहित करने के लिए कवक का उपयोग करते हैं, और उसका प्रक्रिया क्या कहलाती है, बायो रेमेडिएशन। जो राइजो फिल्ट्रेशन है ये क्या होता है, तो राइजो फिल्ट्रेशन जो है पौधों के जड़ों में संदूषक जो होते हैं उनके अवशेषों को जो है जड़ क्षेत्र में आपस में घोल होते हैं इनके। ठीक है, तो इसमें क्या करता है कि इसका उपयोग भूजल को कीटाणु रहित करने के लिए होता है। जो भूजल होता है जहाँ पे जड़ें होती हैं पौधों की, तो उस जल को कीटाणु रहित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, राइजो फिल्ट्रेशन कहते हैं उस प्रक्रिया को। ठीक है, वायु प्रदूषण के लिए कौन सा एक अच्छे जैव संकेतक के रूप में कार्य करता है, काई, शैवाल, लाइकेन और कवक। तो वायु प्रदूषक के लिए कौन सा कार्य करता है, तो ये करता है आपका, देखिए इसमें है, वायु प्रदूषक के लिए कौन सा कार्य करेगा, लाइकेन। ठीक है, ये अच्छे जैव संकेतक माने जाते हैं लाइकेन, और ये वायु प्रदूषक की गुणवत्ता जो है, वायु की गुणवत्ता के अच्छे संकेतक हैं, वायु गुणवत्ता के अच्छे संकेतक हैं लाइकेन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, महासागरीय तापीय ऊर्जा जल से प्राप्त होती है, जल सही सुमेलित पूछ रहा है, तो महासागरीय तापीय ऊर्जा जल से प्राप्त होती है। जल विद्युत ऊर्जा तरंग ज्वारीय विद्युत धारा के रूप में ऊर्जा जो है को क्या कहते हैं, जल विद्युत ऊर्जा। बायोमास सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा, सह उत्पादन ऊर्जा एक ईंधन से दो प्रकार से ऊर्जा उत्पन्न करती है, तो उसे क्या कहते हैं, सह उत्पादन। तो इसमें से बताइए कि सही कौन सा है। तो इसमें आपका जो सह उत्पादन है, ऊर्जा एक ईंधन से दो प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करती है, तो इसको क्या कहते हैं, सह उत्पादन। ठीक है, इसका एक स्वरूप होता है क्या,
कि जैसे देखिए ऊर्जा का एक रूप सदैव ऊष्मा होनी चाहिए और दूसरा जो है विद्युत यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है। ठीक है, एक हमेशा जो है ऊष्मा पैदा करेगी और दूसरा से उससे क्या होगा, जो है यांत्रिक ऊर्जा पैदा होगी। ठीक है, जो पारंपरिक जो अभी बिजली संयंत्र होते हैं उनमें यही चीज़ यूज होती है, कौन, सह उत्पादन। ठीक है, कोयला को जला के ऊर्जा पैदा करते हैं और उससे क्या होता है, बिजली पैदा करते हैं। 88वां क्वेश्चन है, कॉलोनी पतन विकार CCD संबंधित है चूहों से, चींटियों से, मधुमक्खियों से, खरगोश से। तो किससे है, मधुमक्खियों से। कॉलोनी पतन विकार, ठीक है, ये होता क्या है, जो मधुमक्खियाँ कॉलोनी में वयस्क आबादी के जो है अस्पष्टीकृत तीव्र हानि की विशेषता होती हैं, तो उनसे क्या करते हैं, श्रमिक जो मधुमक्खियाँ होती हैं, जैसे एक रानी मधुमक्खी होती है और श्रमिक, बाकी मधुमक्खियाँ श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं। तो श्रमिक मधुमक्खियों की आबादी अचानक से जब कम होने लगती है तो क्या कहलाते हैं, उसको कॉलोनी पतन विकार कहलाता है। ठीक है, प्रयोग के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित किया जाने वाला पहला भारतीय वृक्ष कौन सा है, किस वृक्ष पे जो है संशोधन कार्य सबसे पहले चालू किया गया भारत में। तो नीम का वृक्ष, रबर का, आम का, वट वृक्ष। तो भैया केरल में जो है रबर के वृक्ष पे सबसे पहले संशोधन कार्य चालू किया गया था। किस वृक्ष पे, केरल में जो है चालू किया गया रबर वृक्ष पे। 90वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थान है। स्वास्थान है संरक्षण का एक रूप है। आप जानते हैं संरक्षण के दो रूप हैं, एक स्वास्थान है और एक वाह्य स्थान है। क्या है, वाह्य स्थान है। देखिए स्वास्थान है मतलब जीव जहाँ पे है वहीं पे रखकर उसका जो है पालन पोषण किया जाए, उसको बढ़ाया जाए और उसके जो है प्रजनन करवाया जाए, वहीं पे उसकी संख्या बढ़ाई जाए, जीव हो या वनस्पति हो। वाह्य स्थान क्या है कि जहाँ पे वो रहता है वहाँ से दूसरी जगह ले जाकर उसको जो है वहाँ पे उसका संरक्षण किया जाए, तो ये वाह्य स्थान हो गया। ठीक है, वाह्य स्थान में जो है इसमें क्या है कि गंगा के जो घड़ियाल हैं, वो गंगा के घड़ियाल को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की नदियों में फिर से लाया गया है। ठीक है, तो ये अलग अलग नदियों में, तो ये हो गया वाह्य स्थान है। इसमें जो है प्राणी उद्यान आते हैं। वाह्य स्थान में क्या आते हैं, प्राणी उद्यान और क्या आता है, तो इसमें जो आपका जैसे ये होता है जू होता है, चिड़ियाघर, तो ये सब क्या है, वाह्य स्थान है। जंगल में से जानवरों को पकड़ के कहाँ लाया जाता है, चिड़ियाघर में, है ना। और स्वास्थ्य थाने में क्या आ जाएगा, स्वास्थ्य थाने में राष्ट्रीय उद्यान आ गया, मतलब नेशनल पार्क, अभ्यारण्य आ गया आपके, और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो ये सब स्वास्थ्य थाने हो गए। तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि संरक्षण का एक स्वरूप नहीं है, किसका, स्वास्थ्य थाने का स्वरूप नहीं है, मतलब वाह्य स्थाने का है, तो कौन है, प्राणी उद्यान। निम्नलिखित में से किस जीव में फेफड़े नहीं बल्कि गलफड़े होते हैं। तो देखिए समुद्री सांप, डॉल्फिन, व्हेल और ईल। तो ईल क्या है, ईल एक प्रकार का समुद्री जीव है जिसमें फेफड़े नहीं होते हैं, गलफड़े होते हैं। और बाकी समुद्री सांप जो होता है ये जो है अपना सांस लेने के लिए बाहर आता है, तो इसका मतलब इसमें फेफड़े होते हैं, गलफड़े नहीं होते। और जो है डॉल्फिन और व्हेल में भी क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं, गलफड़े नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी IUCN लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति नहीं है। गुलाबी सिर वाला बत्तख, हक्सबिल कछुआ, मालाबार सिवेट, पिग्मी हाग। तो ये तीनों क्या हैं, लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। और पिग्मी हाल क्या है, तो पिग्मी हाल ये भैया लुप्त प्राय है। क्या है गया, लुप्त प्राय। किसी जानवर को या वनस्पति को लुप्त प्राय कब माना, जब वो वहाँ अपने जहाँ पे रहती थी वो अपने स्थान पे जो है स्थान पे 50 वर्षों तक जब नहीं दिखती है, 50 वर्षों तक नहीं दिखती है, तब वो क्या माना जाता है, लुप्त प्राय। वह जीव जो रिंडरपेस्ट रोग का कारण बनता है, क्या है वो, कौन सा जीव है, बैसिलस एंथ्रेसिस, माइक्रोबिली वायरस, टेक्सोप्लाज्मा गोंदी और माइकोबैक्टीरियम। तो बताइए कि इसमें से कौन सा जीव है। तो इसमें से जो है माइक्रोबिली वायरस जो होता है ये क्या है, रिंडरपेस्ट रोग का कारण बनता है। ठीक है, माइक्रोबिली वायरस ये जो है हिरन, जंगली सुअर और जंगली भैंसा की वजह से ये फैलता है। ठीक, अगला देखेंगे, समुद्री जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्री घास आवृत बीजी समुद्री फूल वाले पौधे हैं जो दिखने में घास के समान होते हैं, ये बात सही है। और समुद्री शैवाल थैलाइड पौधे हैं जिनमें जड़ें, तना और पत्तियों
में वास्तविक ऊतकों में कोई अंतर नहीं होता है, तो ये भी सही है। तो क्या सही हो गए, 1 और 2 दोनों सही हैं, तो इसमें हो गया डी पार्ट। ओके, 94 का क्या हो जाएगा, डी पार्ट। चलिए 95 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र BR बायो रिजर्व कह लेते हैं ना, तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के संक्रमण क्षेत्र में पर्यटन, मछली पकड़ने और चराई की अनुमति है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बफर जोन में, देखिए संक्रमण जोन के बारे में बात कर रहा था, मछली पकड़ने चराई की बात, तो ये गलत है। और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में बफर जोन में बस्तियों, फसल भूमि के गहन मनोरंजन के क्षेत्र में अनुमति है। तो बताइए क्या ये सही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए जैवमंडल जो आरक्षित क्षेत्र होते हैं 3 भागों में बटे होते हैं। एक होता है संक्रमण क्षेत्र जो सबसे सेंटर का भाग होता है, एक होता है उसका बफर जोन जो सेंटर के भाग और बाहरी भाग के बीच में होता है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, बफर जोन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बाहरी क्षेत्रों में जो बसने की अनुमति भी होती है, आप जो है घूमने जा सकते हैं, तो ये सब बाहरी क्षेत्रों में होता है। जो बफर जोन होता है इसमें जो है, इसमें भी जो कुछ आबादी रह सकती है, लेकिन वो किस कार्य के लिए, खोज के लिए रह सकती है, और जो है वहाँ पे जो है और कोई खोज या जैसे मृदा खोज या वहाँ पे जीवों के संरक्षण के लिए कोई कार्य करने गया है, तो उन सब चीज़ों के लिए जो है पर्यावरण विभाग के लोग ही होंगे या फॉरेस्ट विभाग के लोग ही वहाँ पे रह सकते हैं, आम जनता नहीं रह सकती। और जो बीज का केंद्र होता है यहाँ पे केवल और केवल जो है कुछ ही लोगों के अलाउ किया जाता है, और कुछ इसमें लोग जा सकते हैं किसके लिए, केवल तो वो जा सकते हैं खोज के लिए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये दोनों क्षेत्र आपके बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसमें बाहर के क्षेत्रों में केवल लोग अलाउ होते हैं। ओके, तो इसमें 1 और 2 दोनों क्या हो जाएंगे, क्या कह रहा है, सही पूछ रहा है, तो 1 और 2 दोनों गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। सरसई, नावर झील, कांजली झील, यशवंत सागर झील और कावर ताल आर्द्र भूमि। तो इसमें से जो उत्तर प्रदेश में है वो सरसई नावर झील है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, इटावा जिले में, इटावा जिले में है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, कांजली आर्द्र भूमि कहाँ पे है, तो ये हरिके बांध आप जानते होंगे है, और ब्यास नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, पंजाब में है। कहाँ पे, पंजाब में। यशवंत सागर कहाँ पे है, तो यशवंत सागर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में इंदौर में। ठीक है, और कावरताल आर्द्र भूमि कहाँ पे है, तो ये आपका बेगूसराय जो पड़ता है बिहार में, तो कहाँ पे, बिहार के बेगूसराय में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राष्ट्रीय उद्यान एक तरफ है और फिर राज्य केंद्र शासित प्रदेश, तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस जो है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है ये बताना है, और कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, अंडमान निकोबार क्षेत्र में, सही है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, ये भी सही है। गूगामल राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में भैया नहीं है, ये कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र के अमरावती में है, महाराष्ट्र अमरावती में, अमरावती। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ये सुमेलित नहीं है। और बाकी मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में, ये भी सही है। आप केवल आंसर वाले को मत देखा कीजिए, बाकी तीनों को भी देख लिया कीजिए, जिससे क्या हो जाएगा, आपको आंसर ज़्यादा मात्रा में पता हो जाएगा, नॉलेज बढ़ जाएगा। ठीक है, रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खेती होती है। देखिए अपने यहाँ पे 3 प्रकार की खेती होती है, रबी की खेती होती है, खरीफ की खेती होती है और जायद की खेती होती है। मोटा मोटा समझ लीजिए कि जो रबी की खेती होती है ये होती है ठंडी में, खरीफ होती है गर्मी की खेती को, और जायद कहते हैं जो रबी और खरीफ के बीच में आती है। रबी में क्या होता है यहाँ पे, तो रबी में हो जाएगा आपका गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों। ठीक है, सरसों हो जाएगा रबी में। खरीफ में क्या क्या हो जाएगा, तो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट। ठीक है, मूंगफली और सोयाबीन, मूंगफली और सोयाबीन। और खरीफ में क्या हो जाएंगे, तो इसमें मौसमी फल जो होते हैं वो सब आ जाएंगे, सब्जियां, चारा, तो ये सब किस में आ जाएगा, खरीफ फसल में। तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल खेती की जाती है, किसमें, रबी में। तो जौ देखिए रबी में आ जाएगा, और सरसों भी ठंडी में होती है, तो जौ और सरसों ठंडी में होती है आपका। और बाकी मूंगफली और कपास ये दोनों तो किस में चले जाएंगे,
ये आपके चले जाएंगे खरीफ में। ठीक है, तो रबी का पूछ रहा है तो 1 और 2 डी पार्ट। ओके। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग, दिसपुर, नई दिल्ली, कोलकाता। तो कहाँ पे है? कोलकाता में, सॉरी कोलकाता में है। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसकी सिफारिश पर आधारित है? तो देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है क्वेश्चन कभी कभी, जो आप गलती करके आते हैं। देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसकी सिफारिश पर स्थापित है? कृषि लागत मूल्य आयोग, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारत परिवर्तन के लिए जो है राष्ट्रीय संस्थान। तो किसके सिफारिश पर आधारित है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है सिफारिश करता है, तब क्या होती है? एमएसपी लागू होती है। लेकिन रुक जाइए, अभी जब यही क्वेश्चन को पूछ लेगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसकी, या न्यूनतम समर्थन मूल्य का अनुमोदन कौन करता है, अनुमोदन कौन करता है, तब आपका क्या आंसर हो जाएगा? आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति जो है इसका अनुमोदन करती है। ठीक है, और इसका जो अध्यक्षता कौन करते हैं? तो पीएम साहब करते हैं, अपने प्रधानमंत्री। ठीक है। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र महासभा में किस सत्र में वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय कदन वर्ष जो है घोषित किया गया था? तो ये 75वां सत्र था 2021 में, जो कि 2023 को, वर्ष 2023 को क्या किया गया था? कदन मतलब मोटा अनाज के रूप में घोषित किया गया था। वो सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। फर्स्ट में कृषि क्रांति दिया हुआ है और दूसरे में संबंधित किससे है? तो ये बता रहा है। तो धूसर क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरक से। स्वर्णिम क्रांति रेशा क्रांति जूट से। लाल क्रांति टमाटर से। और पीली क्रांति तिलहन से। ठीक है, अब मिला लीजिएगा क्या होगा इसमें, देख लीजिए। 102 में इसमें होगा बी पार्ट। ओके, बी 1 3, ए से 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। 103, भारत में कृषि के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है? चावल और जूट भारत के तर कृषि के मुख्य फसलें हैं। सीढ़ी नुमा कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। सीढ़ी नुमा कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, सही है। इसमें आप देख लीजिए तर कृषि किसे कहते हैं। तर कृषि आप नहीं जानते हो किसे कहते हैं, तो देखिए, एक सेकेंड रुकिए जरा जी। तो तर कृषि किसे कहते हैं? तो जो जलोढ़ मृदा में जो कृषि की जाती है, जलोढ़ मृदा में जो कृषि की जाती है, तो कृषि क्या कहलाती है? तर कृषि। इसमें जो मुख्यतः वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अच्छा, तर याद रखने का एक जो है ट्रिक है कि एक क्षेत्र सुने होंगे आप, तराई का क्षेत्र। ठीक है, तो तर से आप तराई को याद रख सकते हैं। तराई में भी हरदम पानी भरा रहता है और दलदली क्षेत्र होता है, तो तराई क्या होते हैं? तर से तराई को याद रख सकते हैं। तो तर कृषि मतलब जो तराई में कृषि होती है, मतलब जलोढ़ मृदा, मतलब 200 सेंटीमीटर के आसपास का वर्षा यहाँ पे होती है। ठीक है, तो इसकी मुख्य फसलें जो है चावल हैं, जूट है, सही है। और सीढ़ी नुमा कृषि को क्या कहा जाता है? पहाड़ों पे सीढ़ी नुमा कृषि होती है। तो 1 और 2 दोनों सही हो गए। भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें मक्के की खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो बताइए कि किसके लिए है? मक्के की खेती के लिए घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में होता है। फिर आपका होता है मध्य प्रदेश के बाद होता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद राजस्थान में, और फिर कहाँ पे होगा? उत्तर प्रदेश में। तो 2 1 4 3। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1982 में। शिवरमन समिति के जो है सिफारिश पर की गई थी 1982 में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2004 में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष था? स्वप्न कुमार दत्त, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन और राजेंद्र सिंह परोदा। तो बताइए कि 2004 में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए 18 नवंबर 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग गठित किया गया था और उसके जो अध्यक्ष थे एम.एस. स्वामीनाथन जी थे। अब देख लीजिए इस आयोग ने क्या क्या सिफारिश की थी। तो इस आयोग ने एक C2 पद्धति ये लाया था, C2। तो C2 में इसने क्या किया था? अब इसमें थोड़ा सा आप टाइम देना पड़ेगा आपको। देखिए, एक होता है A2 पद्धति, जो ये जो है
किससे संबंधित था? ये संबंधित था आपके जो एमएसपी होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो एमएसपी जो होती है, तो इसीलिए इसको जो है इसमें विश्लेषण किया गया था। तो एमएसपी पहले क्या दिया जाता था? ए टू प्रकार की एमएसपी क्या होती थी कि किसान को उतना ही किसानों द्वारा किए गए वास्तविक भुगतान वे बीज, उर्वरक, कीटनाशक में आदि ही शामिल किए जाते थे। मतलब किसान ने कितना खर्चा किया फसल को उगाने में, रुपया केवल जोड़ा जाता था और उसके हिसाब से उसका एमएसपी जो है निर्धारित किया जाता है कि थोड़ा सा फ़ायदा दे के छोड़ दो। फिर आया A2+FEL मॉडल। इसमें क्या किया गया कि जो किसान ने मोटा मोटा अपना खर्चा किया उसको जोड़ा गया, और इसमें क्या जोड़ा गया कि किसान जो है जो पारिवारिक श्रम था, मतलब किसान ने जो अपना श्रम किया कि अपने बीवी बच्चों के साथ जुड़ा हुआ, तो उसकी दिहाड़ी भी जोड़ दी गई कि इतना खर्चा हुआ और उसके हिसाब से उसको एमएसपी तय की जाने लगी। लेकिन 2004 में जब स्वामीनाथन जी बने इसके अध्यक्ष और उन्होंने सिफारिश की, तो उन्होंने C2 प्रकार की एक विधि निकाली। तो उसमें A2+FEL को जोड़ा गया, मतलब जितना किसान ने मोटा मोटा खर्चा किया है वो जोड़ो, प्लस उसने कितना मजदूरी और अपना जुटा रहा है पूरे परिवार को लेकर वो जोड़ो, और प्लस अगर उसने कहीं से लोन लिया है अपनी खेती को करने के लिए, तो उसमें कितना उसने दिया लोन के लिए और उसके ब्याज भुगतान के लिए कितना दिया, तो उसको भी जोड़ो। और ये सब जोड़ के जितना बने उसका 1.5 गुना जो है 1.5 गुना एमएसपी तय की जाने लगी। तो ये किसानों के लिए सबसे ज़्यादा जो है लाभप्रद सिद्ध हुई। ठीक है, तो C2 प्रकार का एमएसपी इन्होंने जो है स्वामीनाथन जी ने इसमें बताया था कि C2 प्रकार की एमएसपी दी जाए किसानों को। कश्मीर हिमालय में करेवा संरचनाएं किसके उत्पादन हेतु तो उपयुक्त होती हैं? जाफरान, चावल, गेहूं, बाजरा। तो जाफरान पैदा किया जाता है करेवा में। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? विशाखापत्तनम, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु। तो कहाँ पे है? बेंगलुरु में। आप इसको याद रखने की ट्रिक यह है कि कॉफ़ी बोर्ड कॉफ़ी कौन ज़्यादा पीते हैं? जो ज़्यादातर ऑफिसों में काम करते हैं। बेंगलुरु एक हब है किसका? इंजीनियरिंग का। तो ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, जो इंजीनियर्स होते हैं वो अपने स्टाफ रूम में या अपने कंपनी में बैठे काम किया करते हैं, और वहीं पे वो कॉफ़ी कहाँ पे पीते हैं? अपने कंपनी में बैठ के अपने केबिन में कॉफ़ी पीते रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती भी वहीं पे है, कर्नाटक, बेंगलुरु में, और वहीं के लोग पी भी लेते हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि उसका बोर्ड कहाँ पे होगा? बेंगलुरु में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उष्णकटिबंधीय गन्ना उत्पादन क्षेत्र में अंतर्गत नहीं है? उष्णकटिबंधीय गन्ना उत्पादन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक। तो देखिए आप गन्ना पे जाइए मत, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र देख लीजिए। तो महाराष्ट्र भी उष्णकटिबंधीय है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक सब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब ये उष्णकटिबंधीय गन्ना क्षेत्र नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा। भारतीय कृषि संसाधन परिषद ICAR की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1929, 15 जुलाई 1936, 15 जुलाई 1921, 16 जुलाई 1942। तो इसमें बताना है कि स्थापना इसकी कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी भैया 16 जुलाई 1929 को। कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। कहाँ है? न्यू दिल्ली। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसे भारतीय बागवानी का जनक माना जाता है? LH बेली, KL चड्ढा, GS रंधावा और MH मैरीगोडा। तो देखिए जो भारतीय बागवानी के जनक माने गए हैं वो माने गए हैं MH मैरीगोडा, और जो LH बेली हैं ये USA बागवानी के जनक माने गए हैं। LH बेली USA के बागवानी के जनक माने गए हैं, और MH मैरीगोडा भारत के हैं। MH मैरीगोडा याद रखिएगा, मैरीगोडा। ठीक है, भारत में निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें मवेशियों की संख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे ज़्यादा मवेशी कहाँ हैं, फिर उसके कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज़्यादा मवेशी पालेगा कौन? आदमी पालेगा। तो सबसे ज़्यादा जहाँ आदमी होंगे वहाँ मवेशी होगा। तो सबसे ज़्यादा मवेशी कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे रहेंगे? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मवेशी हैं। ठीक है भैया, फिर कहाँ पे हैं? फिर आपको मिलेंगे ये एक सेकंड रुकिए ज़रा। तो सबसे ज़्यादा मवेशी उत्तर प्रदेश में, फिर राजस्थान में, फिर आपके बिहार में, और फिर मध्य प्रदेश में। ठीक है, आपका बी पार्ट सही हो गया। निम्नलिखित में से वो सबसे पूर्वी राज्य में कौन सा है? निम्नलिखित में से वो सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है जहाँ पर कर्क रेखा गुजरती है?
तो देखिए ये भारत हो गया। इसमें कर्क रेखा गुजरात से गुजरेगी, यहाँ गुजरात मिल जाएगा, थोड़ा सा भाग राजस्थान का आ जाएगा, फिर आगे बढ़ेगी, मध्य प्रदेश आ गया, ठीक है, मध्य प्रदेश से गुजरेगी। टोटल 8 राज्यों से जो है निकलती है। तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश के बगल में फिर छत्तीसगढ़ से निकलेगी, उत्तर प्रदेश छूट जाता है, उत्तर प्रदेश से नहीं निकलते हैं, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद फिर कौन आएगा, झारखंड आ जाएगा, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल ऊपर से थोड़ा सा भाग आ जाएगा, फिर त्रिपुरा और फिर जो है मिजोरम। तो सबसे लास्ट में कहाँ पे पहुँचे, मिजोरम में। तो वही कह रहा है कि सबसे कौन सा है सबसे पूर्वी राज्य, कौन सा है, मिजोरम, ठीक है। ये 8 राज्यों से होके निकलती है। आर्कियन चट्टान प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय क्षेत्र दोनों में पाई जाती हैं। ये चट्टान प्रणाली के अंतर्गत उच्च कार्बोनिफेरस से लेकर नवीनतम चट्टानें शामिल हैं। एक, केवल दो, एक दो दोनों, एक न दो। तो बताइए कौन सा सही है इसमें, एक और दो दोनों। देखिए ये चट्टानें जो है प्रायद्वीपीय भारत में भी पाई जाती हैं और हिमालयी क्षेत्र में भी पाई जाती हैं, तो ये बात सही होगी। अब जैसे हिमालयी क्षेत्र में पाई जा रही हैं तो क्या हो जाएगा, कार्बोनिफेरस युग से तो लेकर और नवीन चट्टानें जो हैं कहाँ पे, हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है, तो नवीनतम चट्टानें भी हैं। और कार्बोनिफेरस चट्टानें क्यों हैं, क्योंकि इसमें जो प्रायद्वीपीय भारत में भी पाई जाती हैं। तो ये दोनों सही हो गए, ठीक है। पूगा घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य क्षेत्र में, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। पूगा घाटी, ठीक है। तो पूगा घाटी कहाँ पे है, यह आपका लद्दाख में है, ठीक है। पूगा घाटी भारत के लद्दाख के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में है। लद्दाख जो फैला हुआ है उसके दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में है पूगा घाटी। और ये जो है चांगथांग घाटी से घिरा हुआ है। किस घाटी से, चांगथांग। तो चांगथांग घाटी से ये घिरा हुआ है। इस घाटी को जो मतलब लद्दाख की जो पूगा घाटी है इसको साल्ट लेक भी कहते हैं, साल्ट लेक, ठीक है, साल्ट लेक भी कहते हैं। और चांगथांग घाटी से घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा तट भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? कोंकण तट, उत्कल तट, आंध्र तट, कोरोमंडल तट। भारत का जो पश्चिमी तट है और पूर्वी तट है। तो देखिए कोंकण तट आपका पश्चिमी तट पे है, ठीक है। उत्कल तट, आंध्र तट और कोरोमंडल। कोरोमंडल सबसे नीचे पूर्वी तट का सबसे निचला भाग है, ठीक है, मतलब दक्षिण का भाग है। फिर बीच में आ जाएगा आंध्र तट और ऊपर सबसे आ जाएगा उत्कल तट। तो 2, 3, 4 ए पार्ट, ठीक है, ये तीनों पूर्वी तट पे हैं। अब कथन और करार दिया हुआ है। ब्रह्मपुत्र बाढ़, चैनल शिफ्टिंग और बैंक कटाव के लिए प्रसिद्ध है। इसकी अधिकांश सहायक नदियाँ बड़ी हैं और अपने जल ग्रहण क्षेत्र के भारी वर्षा के कारण जो है बड़ी मात्रा में तलछट लाती हैं। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जो सांगपो नाम से निकलती है, तिब्बत में जो बहती है सांगपो नाम से बहती है। और कैलाश पर्वतमाला के मानसरोवर झील से निकलती है ना, तो कैलाश पर्वतमाला के जो मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तो ये ग्लेशियर है, क्या ग्लेशियर नाम है? चेमायुंगडुंग, चेमायुंगडुंग, 2-3 बार आप बोलिए, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। कैलाश पर्वत के पर्वतमाला में ग्लेशियर है, ओके। अरुणाचल प्रदेश में ये जो है नामचा बरवा से होते हुए एक बड़ा मोड़ लेती है और फिर भारत में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो इसमें जो है दोनों पार्ट सही हैं। ये बड़ी बड़ी नदियों से जो है, इसमें सहायक नदियाँ जो हैं कई बड़ी नदियाँ हैं और इसकी वजह से वो सब तलछट लाती हैं अपने जलग्रहण क्षेत्र से, तो तलछट लाती हैं, उसका भी काफ़ी बड़ी मात्रा में लेके आते हैं तलछट, ठीक है। तो ए और बी दोनों सही हैं और इसके व्याख्या भी करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है? घग्गर नदी, लूनी, गोमती और सोन नदी। तो कह रहा है केवल 1, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 4। तो बताइए कि कौन सी नदी अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली का जो है हिस्सा है? तो अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली क्या होती है नदियों के लिए? तो जो समुद्र तल तक पहुंचने में असमर्थ होती हैं, ऐसी नदियां जो समुद्र तल तक नहीं पहुंचती हैं, मतलब समुद्र में नहीं गिरती हैं, कहीं से उत्पन्न हुई और देश के अंदर ही कहीं भूभाग पे ही समाप्त हो गई, तो उनको क्या कहा जाता है? अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली उन नदियों को कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए जो घग्गर नदी है आपकी, कौन सी? घग्गर नदी।
तो घग्गर जो है हरियाणा राजस्थान में बहते हुए और कहाँ पे, हिमालय के, देखिए ये हिमालय के जो है हिमालय से निकलने के बाद राजस्थान के रेगिस्तान में लुप्त हो जाती है। किसमें किसमें बहती है? हरियाणा में, हरियाणा और राजस्थान में बहती है, और राजस्थान में कहीं पे जो है ये रेगिस्तान में लुप्त हो जाती है। तो ये हो गई, समुद्र तक नहीं पहुंच रही है। दूसरी आप लूनी नदी देखिए, तो लूनी एक जो है नदी है जो कि अरावली पर्वत से निकलती है और कच्छ के रन में जाके ये लुप्त हो जाती है, ये भी समुद्र तक नहीं पहुंचती। तो घग्गर और लूनी नदियां जो हैं समुद्र तक नहीं पहुंचती। बाकी गोमती की बात रही, तो ये जो है गोमती कहाँ से, तो ये उत्तर प्रदेश में ये गंगा की सहायक नदी है। और सोन किसकी सहायक नदी है? तो सोन भी गंगा की सहायक नदी। तो ये जो है गंगा की सहायक नदियां हैं, और गंगा की सहायक नदी मतलब गंगा में इनका पानी गिरा तो ये कहाँ पहुँचा देंगे? समुद्र में पहुँचा ही देंगी, है ना। तो घग्गर और लूनी क्या हो गई आपकी? अंतर्देशीय नदी होगी। तो 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा बांध है? सबसे लंबा बांध पूछ रहा है, बड़ा बड़ा नहीं पूछ रहा है, लंबा बांध पूछ रहा है। तो भाखड़ा नागल बांध, ठीक है, हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध और टिहरी बांध। तो आप बताइए कि जो है सबसे लंबा बांध कौन है? तो भागीरथी नदी पर भारत का सबसे ऊंचा बांध बना है। कहाँ, क्या नाम है उसका? जो भागीरथी नदी पर भारत का सबसे ऊंचा बांध बना है, उस बांध का क्या नाम है? टिहरी। क्या नाम है? टिहरी बांध। तो ये सबसे ऊंचा बांध हो गया, सबसे ऊंचा बांध, ठीक है। और भाखड़ा नागल बांध क्या है? तो ये ग्रेविटी बांध है, और ये कहाँ पे? पंजाब हिमालय क्षेत्र के बीच में जो है, पंजाब और हिमाचल जो प्रदेश है उसके बीच में बना हुआ बांध है। तो ये कहाँ पे बन गया? पंजाब और हिमाचल में बंधा हुआ है, ठीक है। हीराकुंड बांध ये महानदी पर है, महानदी पर, और यही सबसे लंबा बांध है। महानदी बांध जो है महानदी नदी पर है, और सबसे लंबा बांध क्या है? हीराकुंड, ठीक है। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो सबसे ऊंचा है। याद रखने का क्या है? टी देखिए लंबाई में ऊंचा है, ठीक है। तो ये बांध जो पुल, ये देखो पुल बन गया, और ये सबसे ऊंचाई। तो टी से टिहरी सबसे ऊंचा है, और हीरा क्या हो जाएगा? सबसे लंबा, ठीक है। अल नीनो के संदर्भ में आपको कुछ कथन दिए हुए हैं। यह एक गर्म जलधारा है जो पेरू के तट से दूर उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में प्रकट होती है। तो ये बात सही है। जो है गर्म धारा पेरू के जल में जो है उत्पन्न होती है, और प्रशांत क्षेत्र में यहाँ होते हुए हिंद महासागर तक चली आती है। यह मानसून गतिविधियों को भविष्यवाणी में सहायता करता है। तो ये भी सही है, क्योंकि जब पेरू की जलधारा ये जो है अल नीनो जब हिंद महासागर तक आ जाता है, तो ये जो भारत में जो वर्षा होती है, मानसूनी वर्षा, ये जो है इसको अवरोध करता है और वर्षा के चांसेस कम कर देता है, ठीक है। भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं है। वहीं पे अल नीनो, ठीक है, और ला नीनो एक होता है, ला नीनो। तो ला नीनो अच्छा संकेत है, और अल नीनो अच्छा संकेत नहीं है। तो ये मौसम के जो है भविष्य बताता है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं? जनक, चट्टान, तापमान, तल रूप और समय। तो कौन से कारक जो होते हैं वो जो है मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं, ये बताइए। तो देखिए भैया, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं ये सभी हैं। जनक चट्टान मतलब जो मृदा है वो किन चट्टानों से बनी हुई है वो भी प्रभावित करता है। तापमान प्रभावित करता है। तल रूप और समय, कितना पुराना हो गया मृदा, ठीक है, और कितनी नई है, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो उपयुक्त सभी। काली मृदा के संबंध में जो है कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें उच्च उर्वरता है जो बिना उर्वरक के भी कई फसलों का समर्थन करती है। तो ये सही है, बिना उर्वरक के भी कई फसलों का समर्थन करते हैं। ये लंबे समय तक नमी बनाए रखने के लिए जाना जाता है। सही है। इसमें एल्यूमिनियम, कैल्शियम, चूना, पोटास की कमी होती है। तो ये गलत है। कैल्शियम, चूना, पोटास की कमी जो है काली मिट्टी में नहीं होती है, बल्कि जो है काली मिट्टी में ये सब बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। कमी होती है तो किसकी होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन यौगिकों की। किसी कमी होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक यौगिकों की कमी होती है। बाकी एल्युमिनियम, कैल्शियम, चूना पत्थर, पोटास से भरपूर होते हैं। लोहा भी इसमें पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। यह कपास, गेहूँ, तिलहन, सब्जी,
सब्जियों और खट्टे फलों की खेती के लिए समर्थन करते हैं, तो ये भी सही है। इसमें कह रहा है सही नहीं है, तो आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी। ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निम्नीकरण का प्रभाव नहीं है? मृदा निम्नीकरण का प्रभाव नहीं है। भूमि क्षरण, बाढ़ में वृद्धि, सूखा की शुष्कता और खनन। तो देखिए, मृदा निम्नीकरण जो होता है, मृदा का जो पावर होता है वो घट जाना, ठीक है, वो होता है मृदा निम्नीकरण। तो देखिए, भूमि क्षरण हो जाएगा तो मृदा के निम्नीकरण हो जाएगा, बाढ़ में वृद्धि हो जाएगी तो मृदा के निम्नीकरण हो जाएगा, सूखा शुष्कता बढ़ जाएंगे तो मृदा के निम्नीकरण हो जाएगा। लेकिन खनन जो है कारण है, ना कि प्रभाव है। खनन कारण है। जब देखिए मृदा जो खनन होगा, जहाँ पे तुम्हारी की मृदा खराब हो जाती है, तो खनन जो है उसी के कारण से जो भूमि क्षरण और बाढ़ वृद्धि और सूखा होते हैं, ना कि खनन प्रभाव है। खनन क्या हो जाएगा, कारण, ना कि प्रभाव। बाकी ये तीनों प्रभाव हैं, ठीक है। टुंड्रा मृदा के बारे में निम्नलिखित, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कब प्रभाव पूछ रहा है, कब कारण पूछ रहा है। अगर कारण पूछता है, यहीं पे कारण पूछता तो आपका क्या हो जाता, कारण खनन रहता, ठीक है। और यहाँ पे प्रभाव पूछ रहा है कि प्रभाव नहीं है, तो ये तीनों प्रभाव हैं, ये कारण हो जाएगा, ठीक है। टुंड्रा मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो है नाइट्रोजन फास्फोरस जो है प्रचुर मात्रा में होते हैं, यह एक अच्छे कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। कौन? टुंड्रा मृदा। तो इसमें से बताइए कौन सा सही है, एक और दो, दोनों, केवल दो, केवल एक, ना एक ना दो। तो देखिए, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं टुंड्रा मृदा में, तो ये बात सही है। और ये एक अच्छे कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है, तो ये भी सही है। तो ए और दो दोनों सही हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, सेज होते हैं, घास, काई और लाइकेन ही मेन रूप से इसमें जो है पौधों के रूप में या वनस्पतियों के रूप में कार्य करते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत तापमान बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। इसकी वजह से जो पेड़ पौधे यहाँ पे लगते हैं उनको बहुत ज़्यादा हाइट नहीं मिल पाती है और बहुत ज़्यादा विशालकाय नहीं हो पाते हैं, ठीक। तो ये कार्बन सिंक के अच्छे जो है स्रोत माने गए हैं। कार्बन सिंक मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा सोख ले। निम्नलिखित में से कौन से भारत के सामान्य रूप से पाए जाने वाले वन हैं? भारत में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, अल्पाइन वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, टाइगा वन। तो देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऐसा वन जो कि मौसमी वन होता है। ये अपने पत्तियों को गिरा देते हैं बीच बीच में, और इन पर जो वर्षा इन वनों में होती है वो कितना होता है, 70 से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। डिग्री नहीं होता है, सेल्सियस वो सेंटीमीटर में नापा जाता है। तो 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक। राष्ट्रीय वन नीति 1988 का उद्देश्य है 33 डिग्री भौगोलिक क्षेत्र को वन आवरण के अंतर्गत लाना। सही है। देश की प्राकृतिक विरासत, इसकी जैविक विविधता और आनुवंशिक पूल का संरक्षण करना, तो ये भी सही है। तो एक और दो दोनों सही हैं। देखिए, राष्ट्रीय वन नीति सबसे पहले जो है कब प्रभावित की गई थी, तो ये बताइए आप कि सबसे पहले कब लागू की गई थी। तो 1952 में, सन 1952 में सबसे पहले राष्ट्रीय वन नीति जो है संरक्षण नीति अपनाई गई, और इसको जो संशोधित करके 1988 में इसका संशोधन किया गया, ठीक है। तो 1988 में इसके जो बताया गया कि 33% भौगोलिक क्षेत्र के बराबर वन होना चाहिए, और कई सारी चीज़ें बताई गई। तो ये दोनों सही है। कृषि संबंधी सूखा माना जाता है, ठीक है। कृषि संबंधी सूखा, तो मृदा के न्यूनतम नमी को फसलों को सहारा देने के लिए आवश्यक ऐसी स्थिति जब अपर्याप्त वर्षा से लंबी अवधि होती है। विभिन्न भंडारों और जलाशयों जैसे जलभृतों, झीलों और जलाशयों आदि के जल की अनुपलब्धता या पारिस्थितिकीय संकट के परिणाम स्वरूप जल की कमी। तो देखिए, जो मृदा में न्यूनतम नमी को फसलों को सहारा देने के लिए आवश्यक होती है, ऐसी जो वर्षा होती है, इस वर्षा को क्या कहते हैं? इस वर्षा को कहते हैं आपका कृषि संबंधी सूखा। ऐसा सूखा जब जो है न्यूनतम पानी भी न बचे फसलों को सहारा देने के लिए, उसको क्या कहेंगे? कृषि संबंधी सूखा। ऐसी स्थिति जब अपर्याप्त वर्षा की लंबी अवधि होती है, उसको क्या कहते हैं? मौसम संबंधी सूखा। कई प्रकार के सूखे होते हैं, इनको देख लीजिए। मौसम संबंधी सूखा कहते हैं जब विभिन्न भंडारों और जलाशयों में, झीलों में जल की अनुपलब्धता होने लगे, तो ऐसे सूखे को क्या कहते हैं? इसे सूखे को जलवायवीय सूखा कहते हैं। क्या कहेंगे? जलवायवीय सूखा। जलवायवीय। और पारिस्थितिक संकट के परिणाम स्वरूप जो सूखा होता है, इसको पारिस्थितिक सूखा कहते हैं। पारिस्थितिक
सूखा। ठीक है, अगला है 128वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में सही नहीं है? ये चक्रवात निम्न वायुमंडलीय दबाव के केंद्र होते हैं। कह रहा है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में सही नहीं है, तो ये चक्रवात निम्न वायुमंडलीय दबाव के केंद्र होते हैं, बात सही है। केंद्र में निम्न वायुदाब होता है, बाहर उच्च वायुदाब। इनमें पवनों का प्रवाह केंद्र से बाहर की ओर होता है। भैया यही गलत है, यही आपका आंसर है। क्यों? क्योंकि जो जब कह दिया कि केंद्र में निम्न वायुदाब है, बाहर उच्च वायुदाब है, तो जो हवा चलेगी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलेगी ना। और इसमें क्या कह रहा है कि पवनों का प्रवाह केंद्र से बाहर की ओर होता है। ये होता है किसमें? प्रति चक्रवात में। प्रति चक्रवात में, यहाँ चक्रवात का है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। नेक्स्ट है जल विभाजक प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें रिसाव, तालाबों, पुनर्भरण, कुओं जैसे तरीकों के माध्यम से भूजल के अपवाह को रोकना, भंडारण तथा पुनर्भरण करना शामिल है, तो ये बात सही है। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक जल ग्रहण विकास परियोजना है, दोनों सही हैं। 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का एक प्रकार नहीं है? ठीक है, तो देखिए ज्वार नदमुख समुद्र से है जुड़ा हुआ, प्रवाल भित्तियाँ समुद्र से जुड़ी हुई हैं, केल्पवन जो है, केल्पवन क्या होते हैं कि आपका समुद्र है पूरा और उसमें कुछ उथला हुआ भाग रहता है ज़मीन का, तो वहाँ पे कई वनस्पतियाँ उग जाती हैं, तो उसको केल्पवन कहते हैं उस वन को। ठीक है, और टुंड्रा जो है आपका, ये जो है समुद्र से नहीं जुड़ा है, तो आपका आंसर हो जाएगा टुंड्रा। लौह अयस्क भारत के किस चट्टान प्रणाली में पाया जाता है? धारवाड़, गोंडवाना, बिंद और कोडप्पा। तो कहाँ पे? धारवाड़ में पाया जाता है, गोंडवाना में कोयला पाया जाता है। ठीक है, धारवाड़ में पाया जाता है आपका लौह अयस्क। तो धारवाड़ चट्टानें किस किस प्रदेश में हैं ये बताइए ज़रा। तो ये जो है आपकी कर्नाटक में मेन रूप से, जो धारवाड़ है ये कर्नाटक में मेन रूप से फैला हुआ है, और इसमें जो है ये रूपांतरित तलछटी चट्टानें होती हैं। ठीक है, और लेकिन जो आपका कोयला लोहा है ये अरावली, तमिलनाडु, छोटा नागपुर पठार, मेघालय, दिल्ली, हिमाचल और जो हिमालय के क्षेत्र होते हैं इनमें भी पाया जाता है। ठीक है, तो और धारवाड़ चट्टानों में और क्या क्या पाया जाता है? तो लौह अयस्क पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, लौह अयस्क, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए कापर फील्ड दिया हुआ है, राज्य दिए हुए हैं, इनका जो है हमें मिलान करना है। तो खेतड़ी देखते ही आप मार देंगे राजस्थान पर, ये बिल्कुल सही है। चंद्रपुर आपका कहाँ पे है? चंद्रपुर कहाँ पे है? तो चंद्रपुर आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, हसन कहाँ पे है? कर्नाटक में। और खम्बाड़ कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इसका क्या सही हो जाएगा? ए विकल्प। बुनाई, किरूबरू और नोवामुंडी खदानें किस खनिज में से संबंधित हैं? तांबा, मैग्नीज, लौह अयस्क और बॉक्साइट। तो किससे संबंधित है? लौह अयस्क से। ठीक है, लौह अयस्क से संबंधित है बुनाई, किरूबरू और नोवामुंडी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमिलनाडु भारत में मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, और मैग्नीज भंडार लगभग सभी भूवैज्ञानिक संरचनाओं में पाए जाते हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से धारवाड़ प्रणाली से जुड़ा हुआ है। बताइए केवल एक दो दोनों, और या फिर न एक न दो, कब बताइए कौन सा सही है? ठीक है, इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें भैया देखिए, तमिलनाडु भारत के मैग्नीज का प्रमुख जो है उत्पादक है, तो ये बात आपकी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो इसमें मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक है वो तमिलनाडु नहीं है। ठीक है, तमिलनाडु नहीं है। मैग्नीज के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में जो है धारवाड़ प्रणाली के आते हैं, और इसमें महत्वपूर्ण उत्पादक किसका है? उड़ीसा का। किसका है? उड़ीसा का है। फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तो ये पाए जाते हैं। और मैग्नीज भंडारण लगभग भूवैज्ञानिक संरचनाओं से पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से धारवाड़ प्रणाली में जुड़ा हुआ है, तो ये बात सही है। पहला आपका हो जाएगा गलत, यहाँ पे उड़ीसा होना चाहिए, और दूसरा हो जाएगा सही, तो केवल 2। लौह और इस्पात उद्योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? कोकिंग कोल, डोलोमाइट, जिंक, क्रोमियम। 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4, 1 2 4। तो इसमें से बताइए कौन सा सही उत्तर होगा? लौह इस्पात उद्योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है?
तो इसमें हो जाएगा कोकिंग कोल चाहिए, डोलोमाइट चाहिए, क्रोमियम चाहिए। जिंक जो है लौह इस्पात के उद्योग के लिए जिंक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। निम्नलिखित गोल्ड फील्ड का पर विचार कीजिए। ये सब गोल्ड फील्ड हैं। कोलार गोल्ड फील्ड, हट्टी गोल्ड फील्ड, रामगिरी गोल्ड फील्ड। उपरोक्त में से कौन सा गोल्ड फील्ड कर्नाटक में है? तो कौन सा गोल्ड फील्ड जो है कर्नाटक में है, हमको ये बताना है। केजीएफ वाली गोल्ड फील्ड तो है ही है। कोलार गोल्ड फील्ड आपने देखा होगा केजीएफ, और हट्टी गोल्ड फील्ड इसमें है। लेकिन जो है रामगिरी जो गोल्ड फील्ड है ये आपका कर्नाटक में नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, रामगिरी गोल्ड फील्ड अगर कर्नाटक में है नहीं तो है कहाँ पे? तो ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है? बेतवा नदी, महानंदा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी। तो देखिए महानंदा नदी ये आपका उत्तर प्रदेश से नहीं बहती है। तो ये कहाँ बहती है? तो ये जो है आपका नेपाल हिमालय से निकलती है, फिर जो है पश्चिम बंगाल में बहती है, थोड़ा सा किस में आती है? तो ये थोड़ा सा जो है आपका बिहार में भी बहती है, और उसके बाद में क्या होती है, ये जो है महानंदा कुल जो है बिहार राज्य से होकर पश्चिम बंगाल, बिहार, ठीक है, नेपाल हिमालय से निकलती है, पश्चिम बंगाल में बहती है और बिहार में बहती है। गंगा नदी से मिलकर ये क्या करती है, जाके कहाँ पे गिरती है? बंगाल, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, चलिए लेकिन ये गंगा नदी में मिल जाती है, आप जान लीजिएगा। डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल में नहीं चली जाती, गंगा की सहायक नदी है। बेतवा, बाकी बेतवा कहाँ पे बहती है? तो ये जो है आपकी परीक्षा बांध इस पर बना हुआ है बेतवा पे, और ये यमुना की सहायक नदी है। गोमती गंगा की सहायक नदी है, पीलीभीत से निकलती है। और घाघरा ये भी गंगा की सहायक नदी है। और घाघरा की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो राप्ती है और सरयू। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय की घटना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये हिमालय, पश्चिमी घाट और नदी घाटियों में आम विशेषताएं हैं। भूस्खलन, सॉरी हमने हिमालय पढ़ दिया था। भूस्खलन की घटना के लिए जो है विचार करना है। ये हिमालय, पश्चिमी घाट और नदी घाटियों के आम विशेषताएं, सही बात है। और ये काफ़ी हद तक अत्यधिक स्थानीयकृत कारकों द्वारा नियंत्रित होती हैं। ठीक है, अत्यधिक स्थानीयकृत कारकों द्वारा नियंत्रित होती है, तो ये भी बात सही है। स्थानीयकृत कारक क्या होते हैं? मतलब वहाँ पे जो कारक होते हैं, तो स्थानीयकृत वहीं पे जो कार्य चल रहा होता है वही कारकों द्वारा या स्थानीयकृत कारकों द्वारा ही प्रभावित होती हैं। तो 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सी छोटी प्लेट नहीं है? अंटार्कटिका प्लेट, नजका प्लेट, अरेबियन प्लेट और फिलीपीन प्लेट। तो देखिए मतलब कह रहा है कि छोटी प्लेट नहीं है, बड़ी प्लेट है। तो कौन है? अंटार्कटिका प्लेट है, जो कि बड़ी प्लेट है। ओके, अंटार्कटिका प्लेट आपकी क्या हो जाएगी? बड़ी प्लेट हो जाएगी। नजका प्लेट, तो देखिए नजका प्लेट किसके किसके बीच में पाई जाती है? तो भैया जो नजका प्लेट है ये दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में है। दक्षिण अमेरिका प्लस प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में है। अरेबियन प्लेट कहाँ पे है? तो अरेबियन प्लेट इसका अधिकतम विस्तार जो है अरब प्रायद्वीप के भूभाग में सम्मिलित है। अरब प्रायद्वीप इसी पे सम्मिलित, इसी पे बसा हुआ है। और फिलीपीन प्लेट, तो फिलीपीन प्लेट जो है ये आपका प्रशांत महासागर और फिलीपींस प्लेट के बीच में है। ठीक है, ये हो जाएगा फिलीपीन प्लेट। तो आपका आंसर क्या है? अंटार्कटिका प्लेट। ये सब छोटी छोटी बाकी प्लेटें हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो भैया ये नर्मदा नदी पर बना है। आगे बढ़िए जल्दी से। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। ठीक है, तो बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? ये होता है उड़ीसा में। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की गई 1986, 1998, 2009, 2014। तो बताइए कब की गई थी? ये की गई थी 2009, 20 फरवरी 2009 में की गई थी। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं राष्ट्रीय गंगा बेसिन की? तो अध्यक्षता करते हैं पीएम साहब अपने। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसमें अध्यक्षता करते हैं पीएम। तो इसके सदस्य कौन होते हैं? देखिए इसके सदस्यों में, ये सब पूछ लेता है ना, तो इसके सदस्यों में जो है क्या होते हैं? केंद्रीय मंत्री, जो जल संसाधन के केंद्रीय मंत्री होते हैं वो होते हैं। और प्लस जिन जिन राज्यों से होकर गंगा नदी बहती है उन राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को, 13 मार्च को, 23 मार्च को
या 3 अप्रैल को। तो विश्व वन्य जीव दिवस जो है ये मनाया जाता है भैया 3 मार्च को वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अधिनियम दिया हुआ है और दिया हुआ है वर्ष, कौन सा अधिनियम कब पारित हुआ, तो देखिए वन्य जीव अभयारण्य अधिनियम 1972 में, संरक्षण अधिनियम, जैविक विविधता अधिनियम 2002 सही है। प्रोजेक्ट टाइगर भैया ये 1972 नहीं 1973 में, 1973 में प्रोजेक्ट हाथी 1972। तो आपका आंसर कब हो सुमेलित नहीं है कहेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर। पर्यावरणीय भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्रभूमि का प्राथमिक कार्य है। इसका आर्द्रभूमि का प्राथमिक कार्य क्या है पर्यावरण के लिए, कार्बन सिंक, शहरीकरण का समर्थन, खनिज उत्खनन या वायु प्रदूषण का समाधान। तो भैया कार्बन सिंक इसका प्रमुख कार्य है पर्यावरण के लिए, जो इसका सहयोग है वो कार्बन सिंक के रूप में है आर्द्रभूमियों का। ओके, भारतीय गिद्ध कार्य योजना समय अवधि क्या है, 2020 से 25, 2022 से 26, 2019 से 23, 2021 से 23। तो क्या है 2020 से 25। भारतीय कार्य गिद्ध योजना। भारत के पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा या से सही है। पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, वनस्पतियों और जीवों के समृद्ध अद्वितीय संयोजन के लिए प्रसिद्ध है। इसमें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की मान्यता दी है। तो ये दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, नदी के मींडर्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखिए मींडर्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इसका निर्माण तब होता है जब उच्च स्तर से बहने वाली धाराएं निम्न ढलान वाले मैदानों में टूट जाती हैं। नदी के मींडर्स के होने के कारण कौन सी झील, आक्सबो झील का निर्माण होता है। इसकी विशेषता खड़ी सीढ़ी जैसी पार्श्व ढलान और यह घाटी जितनी गहरी हो सकती है, पार्श्व ढलान है और यह खाड़ी जितनी गहरी हो सकती है, इसमें से कोई नहीं। तो बताइए कि मींडर्स के संबंध में इसमें से कौन सा सही है भैया। तो मींडर्स के संबंध में इसमें सही है बी। नदी के मींडर्स होने का कारण जो है आक्सबो झील का निर्माण होता है, आक्सबो झील का निर्माण होता है। अब आप देखिए कि मींडर्स क्या होता है, आक्सबो झील क्या होती है। तो जब नदियाँ उतरती हैं पहाड़ी क्षेत्र से लेकर मैदानी क्षेत्र में, या कोई बाढ़ आता है, तो जैसे मान लीजिए कि बाढ़ आया तो ये ऊंचाई से ढलान की तरफ अपना ढाल खोजते हुए बहेगा बाढ़। होता क्या है कभी कभी कि हमें ढलान में ऐसे क्षेत्र मिल जाते हैं जो कि ढलान में ऐसे क्षेत्र मिल जाते हैं जहाँ पे पानी जाके भर जाता है, छोटे से झील या तालाब के रूप में भरा रहता है। अब क्या हुआ कि बाढ़ ख़त्म हुई, धीरे धीरे ये निकल गया बाढ़, और जो पार्श्व ढाल होता है इन्हीं को क्या कहता है, मींडर्स। जो ढाल होता है, पार्श्व ढाल बाढ़ के बहने के लिए जो रास्ता देता है, उनको मींडर्स कहा जाता है। और ये जो छोटी झील बना गई, जो छोटी अस्थायी झील बना गई, इसी अस्थायी झील को आक्सबो झील कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है। तो एन्नोर बंदरगाह, पारादीप, बधावन और तूतीकोरिन। तो बधावन जो है ये महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में है, ऑटोमेटिक कहाँ आप समझ जाएंगे, ये पश्चिमी घाट पर है। बाकी सब जो है ये सब बाकी जो है कहाँ पे हैं, पूर्वी घाट में है। ठीक है, एन्नोर, तो एन्नोर कहाँ है, पूर्वी तट के तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु में। पारादीप कहाँ है, तो पारादीप आपका जो हो जाएगा ये उड़ीसा में है। ठीक है, और तूतीकोरिन कहाँ है, तो तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। ठीक है, एन्नोर भी कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। ठीक, तो ये सब आपके हो जाएंगे पूर्वी घाट के, और बधावन कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट का। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नदी सहायक नदी, एक तरफ नदी है फिर सहायक नदी है, के लिए सुमेलित नहीं है। तो गोदावरी, मंजीरा, कृष्णा, पेनगंगा, ठीक है, महानदी, हसदेव, झेलम, किशनगंगा। तो गोदावरी का मंजीरा है, कृष्णगंगा का पेनगंगा नहीं है, कृष्णा का पेनगंगा नहीं है, पेनगंगा किसकी है, गोदावरी की। ठीक है, और महानदी का हसदेव सही है, और झेलम का किशनगंगा। कृष्णा की जो है जो सहायक नदियां हैं उनमें कौन कौन सी हैं, तो तुंगभद्रा है, ठीक है, घाट प्रभा है, भीमा है, ठीक, वेदवती है, कोयना है, वरना है, ठीक है, डिंडी और मूसी, ये सब बहुत ही, दूधगंगा भी इसी की है। ठीक है, कृष्णा की। तो ये सब नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये टेस्ट आपका पूरा होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा सारी चीज़ें जो मैंने टॉपिक समझाया।
ठीक है, मिलते हैं नए टेस्ट के साथ में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। नमस्कार।